नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 42 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में 0.5 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। यदि पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो मशीन द्वारा यदि मशीन को जनरेटर के रूप में चलाया जाता है तो फिर बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, और यदि इसी को मोटर के रूप में चलाया जाता है तो उसमें बैक ईएमएफ का मान क्या होगा। तो अगर जनरेटर के रूप में चलाएंगे तो जनरेटिंग वोल्टेज होगा और मोटर के रूप में चलाएंगे तो ईबी बैक ईएमएफ होगा। तो एक बार जनरेटर के रूप में और एक बार मोटर के रूप में इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट और आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 0.5 है और आर्मेचर करंट का मान 20 एम्पियर है। तो पहले जनरेटर कहा है तो जनरेटर का पहले हम फार्मूला लगाते हैं। किस रूप में? तो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन जो होता है जनरेटर में V = EB - IA होता है। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है V, तो देखिए 220 है तो 220 = EB हमें कैलकुलेट करना है माइनस IA आर्मेचर करंट, यहाँ देखिए 20 एम्पियर दिया है तो 20 हो जाएगा इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 दिया है 0.5 हो जाएगा। क्लियर? ये 40 नहीं है प्यारे साथियों, 2 है। क्लियर? मतलब 20 है। अब 20 5 100 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो देखिए ये -10 है ना। अब इसको इस साइड करेंगे तो EB = हम लिख सकते हैं 220 और इस साइड ये आएगा तो +10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 220 और +10 230 हो जाएगा। यानी इस मशीन को जनरेटर के रूप में चलाएंगे तो जनरेटिंग वोल्टेज EG का मान जो होगा वो 230 वोल्ट हो जाएगा। अब इसी मशीन को मोटर के रूप में चलाते हैं तो फिर बैक ईएमएफ क्या होगा। तो उसके लिए मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज के टर्म में इक्वेशन जो होगा V = EB प्लस यहाँ हो जाता है मोटर के केस में IARA हो जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टेज 220 = EB हमें कैलकुलेट करना है प्लस IARA आर्मेचर करंट है तो देखिए 20 दिया है 20 एम्पियर इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया गया है। 20 5 100 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 जो है इस साइड पॉजिटिव में है, उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि EB = 220 - 10 = क्या हो जाएगा 210 वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर हम इसका मशीन को जनरेटर के रूप में चलाएंगे तो 230 वोल्ट और मोटर के रूप में 210 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि एक 6 पोल 3 कला अल्टरनेटर 1000 RPM पर गति करता है और 8 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर को शक्ति आपूर्ति कर रहा है। तो यदि पूर्ण भार पर मोटर का स्लिप 4% हो तो मोटर को पूर्ण भार पर गति क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि एक अल्टरनेटर है, वह 1000 RPM पर चल रहा है और इसका पोल जो है वो 6 पोल का है।
तो इस पर हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे स्लिप है, फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, तो फिर वो निकल नहीं पाएगा। तो पहले हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो NS इक्वल टू 120 F/P होता है। अब NS का जो मान है वो 1000 है, इक्वल टू 120, F का मान कितना है तो निकालना है अपन P पोल जो है वो देखिए 6 है तो 6 रख देंगे। 6 दूनी का 12, ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 100 में 50 हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी का मान जो आया वो 50 हर्ट्ज आ गया। अब हमें रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उस 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो पोल की संख्या है वो 8 है। तो 8 पोल और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हम इस मोटर की स्पीड पता कर लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। तो 120 F का मान हमने निकाला 50 अपान पोल की संख्या 8 हो जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ऊपर 30 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 15 हो जाएगा और 15 पचे 75, 750 हो जाएगा। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर की 8 पोल 50 हर्ट्ज पर उसकी सिंक्रोनस स्पीड हमें जो मिला वो 750 RPM मिला। इसी का 4% निकाल देंगे तो हमें स्लिप निकल जाएगा। तो देखिए इसमें इसका 4% हम निकालते हैं तो 750 का 4% निकालेंगे तो 4% हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये 4 से ये 4 मारा जाएगा, यहाँ 30 अभी बचा है तो ये 30 हो गया। ये जो 30 हुआ ये स्लिप हुआ। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या रही थी 750, स्लिप हुआ 3 का। तो उस मोटर की एक्चुअल स्पीड यानी रोटर की स्पीड क्या होगी तो 750 माइनस 30 720 होगा। यानी उस मोटर की रोटर की स्पीड जो मिली वह 720 मिली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर की N1 टर्न वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में औसत EMF का मान क्या होगा। देखिए ट्रांसफार्मर के केस में 3 प्रकार के आपको इक्वेशन मिलेंगे और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तीनों पे पूछे गए हैं। इसमें एक तो होगा कि मैक्सिमम मान के रूप में, दूसरा जो होगा एवरेज मान के रूप में और तीसरा जो होगा RMS मान के रूप में। तो अगर मैक्सिमम मान के रूप में पूछा जाता है तो E मैक्स इक्वल टू होगा 2 पाई F फाई मैक्स N1। अगर यह हम प्राइमरी के लिए इक्वेशन बोले हैं मैक्सिमम के रूप में तो N1 ले लिए, अगर सेकेंडरी के रूप में लेते तो यहाँ N2 कर देते। तो ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन हुआ मैक्सिमम वैल्यू के रूप में। अगर इसी मान को अगर हम एवरेज वैल्यू के रूप में निकालते हैं, AVG एवरेज वैल्यू में निकालेंगे तो फिर ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या होगा 4 फाई मैक्स F इंटू N1। फिर वही कंडीशन हमने प्राइमरी का निकाला, अगर सेकेंडरी का पूछता तो यहाँ N2 कर देते। इसके बाद एक RMS में इक्वेशन होगा तो RMS इक्वल टू हम करेंगे 4.44 फाई मैक्स F इंटू N1। ये मैक्सिमम के रूप में रहा, ये एवरेज के रूप में रहा और ये RMS के रूप में हुआ। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के इक्वेशन में जो फ्लक्स होता है वो किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ फाइएम सब में लिखे हैं, फाइएम का मतलब है अपने वो मैक्सिमम मान के रूप में होता है। यहाँ पूछा गया था एवरेज के रूप में, तो एवरेज के रूप में देखिए यही मिलेगा आपका आंसर। अब ये जो आंसर दिया गया है वो किस में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की एक 440 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर
960 आरपीएम की गति से संचालित है, प्रतिशत स्लिप की गणना करें। एक इंडक्शन मोटर है जिसमें पोल की संख्या 6 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यह इस मोटर का जो रोटर है वो 960 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, तो इसमें स्लिप पूछा गया है। तो पहले हम इसकी सिंक्रोनस स्पीड पता करेंगे, तो ns इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा, इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी F 50 है और पोल की संख्या 6 है, 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10 यानी 1000 आरपीएम इसकी सिंक्रोनस स्पीड हुई। अब हमसे पूछा है स्लिप प्रतिशत, तो स्लिप परसेंट इक्वल टू फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 होता है, इक्वल टू, अब इसी में मान पुट करेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का मान हमें मिला है 1000 माइनस रोटर स्पीड 960 मिला है अपान फिर 1000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा। 1000 में से 960 जब आप माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, अपान में 10 है, ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, 4% रहा। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि यदि कुंडलन प्रेरकत्व यानी एल का मान 20 मिली हेनरी और प्रचालन आवृत्ति 1000 किलो हर्ट्ज हो तो कुंडलन का प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है। इसमें एल का जो मान दिया गया है वो 20 मिली हेनरी दिया गया है और फ्रीक्वेंसी जो है 1000 किलो हर्ट्ज है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल का मान पूछा गया है, एक्सल इक्वल टू होता है 2πfl। अब यहाँ से मान पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ दिया गया है 1000 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ हो जाएगा, इंटू एल, एल का जो मान है वह 20 मिली है, तो मिली को हम हटाएंगे मिली तो नीचे में 1000 कर देंगे। अब इस 1000 को हम यहाँ करके 10⁻³ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए कैंसिल आउट कराते हैं, तो ऊपर 10⁻³ और 10⁻³ नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था, तो ये 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 10 अभी बचा है, इसके बाद अभी 20 मिली का भी 20 अभी है। अब क्या करेंगे कि ये 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, इंटू 314 हो जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 4 4 16, 6 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा और एक जीरो, ये 40 में का जीरो हो गया। 12560 हुआ। आंसर में किलो में भी दे रहा है तो मानेंगे कि पॉइंट कुछ नहीं है, तो यहाँ है, इसको 3 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, तो 3 अंक लेके गए तो 10⁻³ लिखेंगे। इसी को हम किलो भी तो लिख सकते हैं, यानी 12.56 किलो ओम। यही देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, इनके मात्रक ओम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है कि यदि एक चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह का अधिकतम मान 10 एम्पियर है तो उसका प्रभावी मान क्या होगा। यानी करंट का मैक्सिमम जो मान है आई मैक्स वो 10 एम्पियर दिया गया है, इसका प्रभावी मान पूछ रहा है। प्रभावी मान कहने का मतलब है आरएमएस मान, जिसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो आरएमएस मान पूछा है, करंट के रूप में आरएमएस का इक्वेशन लिखेंगे तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई मैक्स अपान √2 हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √2 का मान भरेंगे तो 1.41 भाग देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.707 आई मैक्स।
अब यहाँ पे 0.707 और आई मैक्स है ना, तो आई मैक्स का मान देखिए 10 एम्पियर दिया है, तो इंटू 10 कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा इधर, तो 7.07 एम्पियर आरएमएस मान करंट का होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की, यदि प्राथमिक वोल्टता 240 वोल्ट है और वोल्टता प्रति टर्न 0.0753 वोल्ट है, तो कोष प्रारूपी परिणामित्र के प्राथमिक टर्न की संख्या बतानी है। प्राइमरी में जो टर्न होगा उस टर्न का मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे कि इस टर्म को आप पकड़िए, ये क्या कह रहा है, वोल्टता प्रति टर्न, वोल्टेज प्रति टर्न का मतलब है कि ये V1 है अपन N1 है, वोल्टेज प्रति टर्न इक्वल टू ये मान दिया गया है 0.0753। इसके बाद इसमें अब दिया क्या है, तो प्राइमरी वोल्टेज यानी V1 का मान 240 है, N1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितना होगा वो पूछा गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 240 इक्वल टू 0.0753 अपान N1। अब यहाँ से N1 का मान निकालेंगे तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 अपान 0.0753। अब देखिए नीचे में 4 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 4 जीरो हमें बढ़ाना होगा। तो फाइनली अब N1 का मान क्या आया, तो 240 पर कितने जीरो, 4 जीरो अपान 753। जब इसमें आप भाग देंगे, इतने का जब आप भाग करेंगे तो जो आपका भागफल आएगा वह 3187 आएगा, 3187 वोल्ट टर्न, यानी ऑप्शन नंबर ए 3187 टर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की, यदि एक एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, केवल इंडक्टर है और वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो फिर पावर कितना होगा, यानी एक्टिव पावर पूछा गया है। क्वेश्चन में प्योर इंडक्टिव कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रही है और उस करंट में, उस सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एक्टिव पावर क्या होगा। एक्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है VI कास फाई होता है। अब वोल्टेज और करंट कुछ रहा होगा, मान नहीं दिया है, एंगल दिया गया है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कास यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। तब P इक्वल टू VI कास 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो, उसमें एक्टिव पावर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो, उसमें करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि यदि दो संधारित्र जिसमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड के हैं श्रृंखला क्रम में जोड़े गए हैं, कुल धारिता क्या होगी। 2 कैपेसिटर हैं और प्रत्येक कैपेसिटर का मान 2 माइक्रोफैरड है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तो टोटल कैपेसिटेंस मान निकालने के लिए सेम मान के सीरीज में लगते हैं, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला लगता है, C/N हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर का मान जो है 2 माइक्रोफैरड है और कितने हैं, तो ये नंबर ऑफ ब्रांच होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 माइक्रोफैरड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक 6 पोल डीसी मशीन के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बैंडिंग है,
तो इस मशीन में पैरेलल रास्तों की संख्या क्या होगी। एक 6 पोल की डीसी मशीन है, उसमें जो आर्मेचर में जो प्लेक्स है वो डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स कहने का मतलब है 2 है। ट्रिप्लेक्स कहता तो 3 हो जाता, क्वाडुप्लेक्स कहता तो 4 हो जाता। अब इसमें कह रहा है कि पैरेलल रास्तों की संख्या क्या होगी। तो पैरेलल रास्तों की संख्या जब निकालते हैं लैप वाइंडिंग में तो पोल इंटू प्लेक्स होता है। पोल इंटू प्लेक्स होता है तो पोल यहाँ जो है 6 है और इंटू प्लेक्स कितना है 2 है, तो 2 इक्वल टू 6 दूनी का 12। ये पैरेलल रास्तों की संख्या हो गई 12। अगर इसी में ट्रिप्लेक्स रहता तो 3 से करते, अगर क्वाडुप्लेक्स होता तो 4 से करते। ये तो रहा लैप के लिए। अगर यह क्वेश्चन वेव के लिए रहता तो वहाँ पे पैरेलल रास्तों की संख्या क्या होती है, तो सदैव 2 होती है। तो वहाँ पे फार्मूला वेव के केस में जो बनता है पैरेलल रास्तों की संख्या के लिए 2 इंटू प्लेक्स होता है। ध्यान रखिएगा, लैप में यह पोल इंटू प्लेक्स था, वेव में यह 2 इंटू प्लेक्स हो रहा है, तो यहाँ पे 2 रहेगा ही, क्योंकि वेव के केस में हमेशा 2 पैरेलल रास्ते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू प्लेक्स कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।